हेलो नमस्कार सभी प्यारे साथियों को। आज हम देखेंगे जीआईसी 2021 में हुए जो प्रश्न पत्र हुआ था, मूल प्रश्न पत्र के प्रश्नों को। ये प्रश्न पत्र को हमने जो है सभी प्रश्न को सिलेक्ट किया है। उसमें 40 प्रश्न जो है जीआईसी के जो पेपर का सिलेबस है, 40 प्रश्न जो है जीएस का रहता है और 80 प्रश्न जो है विषय के रहते हैं। और उस विषय में हम देखेंगे हिंदी के 80 प्रश्नों को। ये 80 प्रश्न बिल्कुल हूबहू वही शामिल हैं जो जीआईसी के पेपर में पूछे गए हैं, बिल्कुल उसी क्रम में है ये। तो आप लोग जो है परीक्षा के दृष्टि से इम्पोर्टेंट है और ये परीक्षा के प्रश्न पत्रों का जो हल होगा ये लगातार चलता रहेगा। अगर इसके साथ साथ आपको परीक्षा के हल प्रश्न पत्रों को, व्याख्यात्मक हल प्रश्न पत्रों को आपको देखना है तो इस चैनल से अवश्य जुड़ जाएं, क्योंकि आगे जो है आपको ऐसे प्रश्न पत्र मिलते रहेंगे जो आपके परीक्षा की दृष्टि और तैयारी के लिए बहुत ही उपयोगी सिद्ध होंगे। तो ज़्यादा फालतू बातों के चक्कर में हम ना पड़ते हुए सीधे प्रश्नों से शुरुआत करते हैं। लेकिन उससे पहले एक बार हम आपको फिर से बता देते हैं कि ये जो प्रश्न पत्र हैं, ये जो प्रश्न पत्र या जिन प्रश्नों को हम करा रहे हैं, ये जो है जीआईसी 2021 की परीक्षा में जो है शामिल सभी प्रश्न जो है उसी परीक्षा से, उसी प्रश्न पत्र से लिए गए हैं। ठीक है, जीआईसी 2021 80 क्वेश्चन हिंदी के हैं। जो 40 क्वेश्चन जीएस के होते हैं वो नहीं हैं, जो सब्जेक्ट के क्वेश्चन हैं उनको जो है हम शामिल किए हैं। तो इसी के साथ पहला क्वेश्चन देखते हैं कि बाबूराव विष्णु परारकर इनमें से किस दैनिक पत्र के संपादक रहे हैं। बाबूराव विष्णु परारकर इनमें से किस दैनिक पत्र के संपादक रहे हैं, ये आपको बताना है। पहला है दैनिक जागरण, दूसरा है दैनिक आज, तीसरा है अमर उजाला, चौथा है हिंदुस्तान। तो इसमें से इसका आंसर क्या हो जाएगा? आप लोगों ने उस प्रश्न पत्र को देखा होगा तो जाहिर सी बात है कि इसको आसानी से जान जाएंगे। यदि नहीं देखे हैं तो हम इसका आंसर आपको बता देते हैं। तो इसका आंसर है दैनिक आज। इसका आंसर क्या है? दैनिक आज। बाबूराव विष्णु पराड़कर जो है इनमें से दैनिक आज के संपादक रहे हैं। ये 5 सितंबर 1920 से 24 तक संयुक्त संपादक, उसके बाद संपादक, फिर प्रधान संपादक रहे। ये डेट आप लोग ध्यान रखेंगे। 5 सितंबर 1920 से 5 सितंबर 1920 से 1924 तक संयुक्त संपादक। इसके बीच ये संयुक्त संपादक रहे, ठीक है, लेकिन इसमें तो संपादक पूछा गया है। ये इसके बीच संयुक्त संपादक रहे, लेकिन इसके बाद ये जो है प्रधान संपादक बने। इसके बाद ये जो है प्रधान संपादक बने थे। कौन? बाबूराव विष्णु पराड़कर दैनिक आज जो पत्र था इसके संपादक रहे। ये जो है प्रश्न जीआईसी 2021 का मूल प्रश्न पत्र है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। इनमें से सफल शब्द का विलोम नहीं है। इनमें से सफल शब्द का विलोम नहीं है, कौन सा बताना है? इसमें 3 विलोम हैं, एक नहीं है। कौन सा नहीं है ये आप देख लीजिए। असफल, विफल, कुफल, निष्फल। कौन सा इसमें नहीं है ये आपको बताना है। तो इसमें से जो है कुफल नहीं है। सफल शब्द का विलोम जो है वो कुफल नहीं है। कुफल जो है सफल शब्द का विलोम नहीं है। जबकि असफल, विफल, निष्फल ये जो है सफल शब्द के विलोम हैं। कुफल जो है ये सफल शब्द का विलोम नहीं है। ठीक है, कुफल का मतलब होता है खराब फल। खराब फल। तो ये सफल और खराब फल का कोई कॉम्बिनेशन, कोई सामंजस्य नहीं बन रहा है, तो ये कुफल जो है उसका विलोम नहीं होगा। अगला देखिए, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र कहानी के लेखक कौन है? धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र कहानी के लेखक कौन है ये आपको बताना है। तो धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र कहानी के लेखक हैं दूधनाथ सिंह। दूधनाथ सिंह। दूधनाथ सिंह। धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र कहानी के लेखक कौन है? दूधनाथ सिंह। ठीक है, याद रखेंगे आप लोग।
धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र कहानी के लेखक हैं दूधनाथ सिंह। ठीक है, आगे देखते हैं। मैंने आम खाया, मैंने आम खाया, यह वाक्य जो है किस काल को प्रदर्शित करता है? यह वाक्य किस काल को प्रदर्शित करता है? 4 विकल्प दिए गए हैं, भूतकाल, भविष्यकाल, वर्तमान काल, इनमें से कोई नहीं। यह वाक्य किस काल को प्रदर्शित करता है, यह आपको बताना है। तो मैंने आम खाया है, मैंने आम खाया है, यह वाक्य जो है भूतकाल को प्रदर्शित करता है, भूतकाल को यह प्रदर्शित करता है। और भूतकाल का अगर इसमें पूछ लिया जाए कौन सा भेद है, तो इसमें भूतकाल का आसन्न भूत है, आसन्न भूतकाल का ये जो है वाक्य है, आसन्न भूतकाल। और आसन्न भूतकाल में जो होता है, इसमें क्रिया की समाप्ति तत्काल सूचित होती है। अगर ये पूछ लिया जाए कि आसन्न भूत किसे कहते हैं, तो इसमें क्रिया की समाप्ति तुरंत दर्शाई जाती है, मतलब तुरंत ही खत्म हुई। मैंने आम खाया है, तो इस कहने का मतलब ये है कि अभी थोड़ी देर पहले की ही बात है, तत्काल की सूचना होती है। इसमें क्रिया की समाप्ति तात्कालिक रूप से दिखाई दी जाती है, तो उसमें जो है आसन्न भूत होता है। तो मैंने आम खाया है, एक इसमें क्या हो जाएगा, आसन्न भूत हो जाएगा। ठीक है, हिंदी नई चाल में ढली, हिंदी नई चाल में ढली, भारतेंदु जी की जो है यह पंक्ति उनकी किस रचना से ली गई है? हिंदी नई चाल में ढली, बहुत इम्पोर्टेंट, बहुत ही चर्चित ये पंक्ति है, बहुत प्रसिद्ध ये क्वेश्चन भी है। तो इसका आपको बताना है यह जो है उनकी किस रचना से ली गई है। तो ये जो है इनकी काल चक्र रचना से ली गई है, काल चक्र रचना से ली गई है। उन्होंने यानी कि किन्हों, भारतेंदु ने काल चक्र में ही ये चीज़ें कब लिखी थी? तो ये लिखी थी 1873 ईस्वी में। काल चक्र इनकी रचना 1873 की है, इसी में ही उन्होंने लिखा था हिंदी नई चाल में ढली। किसकी ये पंक्ति है? भारतेंदु की। कब लिखा था? 1873 में काल चक्र रचना लिखी थी, उसी की ये पंक्ति है। ध्यान देंगे आप। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन एक काव्य पंक्ति से है, और ये पंक्ति जो है किसकी है ये आपको बताना है। ढेल सो बनाए आए मेलत सभा के बीच, लोगन कवित्व किन्हों खेल करी जानियो है। ये काव्य पंक्तियाँ किस कवि की हैं? ये काव्य पंक्तियाँ किस कवि की हैं? तो ये काव्य पंक्तियाँ जो है ये ठाकुर जी की हैं। किसकी हैं? ठाकुर जी की हैं। ढेल सो बनाए आए मेलत सभा के बीच, लोगन कवित्व किन्हों खेल करी जानियो हैं। ये काव्य पंक्तियाँ ठाकुर की हैं। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है बहुत महत्वपूर्ण, बहुत चर्चित कविता है, बहुत चर्चित पंक्ति है। दिवस का अवसान समीप था, गगन था कुछ लोहित हो चला, तरु शिखा पर अब राजती, कमलनी कुलवल्लभ की प्रभा। इस कविता में कौन सा छंद है? इस कविता में कौन सा छंद है? तो इसमें जो है द्रुत अवलंबित छंद। द्रुत अवलंबित छंद, द्रुत अवलंबित छंद की विशेषता आप अगर पूछी जाए तो आप बताएंगे इसमें नगड़ मिलेगा आपको। नगड़ के बाद भगड़ आना चाहिए, नगड़ के बाद भगड़ आना चाहिए, और भगड़ के बाद एक भागड़ और रागड़ का, भागड़ और रागड़ का जो है मेल होना चाहिए, तब जाकर के कौन सा छंद होगा? द्रुत अवलंबित छंद होगी। ठीक है, द्रुत अवलंबित छंद होगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 48 नंबर हमारा। पूछा है निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य कौन सा है? शुद्ध वाक्य इसमें से कौन सा है? या असली गाय का घी है? ये तो गलत है, ये असली गाय का घी है। यहाँ शत्रु से खतरा है, यहाँ शत्रु से खतरा है, ये भी गलत है। यहाँ शत्रु से खतरा है। अश्वमेघ यज्ञ का घोड़ा पकड़ा गया, अश्वमेघ यज्ञ का घोड़ा पकड़ा गया, ये सही दिख रहा है। अगला देख लेते हैं।
इस प्रकार यहाँ अनेक प्रकार के आविष्कार हुए। इस प्रकार यहाँ अनेक प्रकार के आविष्कार हुए। ये भी गलत है, तो इसमें सही विकल्प कौन सा हो जाएगा? अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा पकड़ा गया। अब अन्य विकल्पों हम देख लेते हैं। यह गाय का असली घी है। यह गाय का असली घी है। यह असली गाय का घी नहीं है, यह गाय का असली घी है। यह गाय का असली घी है, ये शुद्ध होगा। यह गाय का असली घी है। गाय का असली घी है, ये चीज़ होना चाहिए। दूसरा है, यहाँ शत्रु से खतरा है। इसमें देखिए, और शत्रु से खतरा है, ठीक है, यहाँ ये होगा। यहाँ शत्रु से खतरा है, ठीक है। देखिए दूसरे वाले विकल्प में जो विकल्प था उसमें जो है एक है पे एक बिंदी थी। है पे जो है एक बिंदी थी, यहाँ पे एक बिंदी थी है, यहाँ पे है पे एक बिंदी होती है था, इसलिए जो है ऑप्शन दूसरा वाला गलत हो जाएगा। तो जैसे बिंदी टाइपिंग में भूल गई है, तो अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा पकड़ा गया, ये जो है शुद्ध वाक्य हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय हिंदी निदेशालय ने हिंदी की मानक वर्णमाला में मूलतः कितने स्वर और कितने व्यंजन ध्वनियों को स्थान दिया है? केंद्रीय हिंदी निदेशालय ने मानक वर्णमाला में कितने स्वर और कितने व्यंजन जो है वो माने हैं, ये आपको बताना है। तो केंद्रीय हिंदी निदेशालय ने 11 स्वर माने हैं। 11 स्वर माने हैं। 11 स्वर माने हैं और 33 दो 35 दो दुगुण व्यंजन 35 व्यंजन माने हैं। तो ये वाला आंसर सही हो जाएगा। 11 स्वर और 35 व्यंजन केंद्रीय हिंदी निदेशालय ने ये चीज़ें स्वीकार की हैं। 11 स्वर और 35 व्यंजन। अगला क्वेश्चन देखते हैं 50 नंबर। उच्चारण ध्वनियों की दृष्टि से हिंदी के आ और आ स्वर हैं। आ और आ स्वर जो है ये किस वर्ग के अंतर्गत आएंगे? तो ये आप एक फार्मूला जो है याद किए होंगे उच्चारण स्थान का, तो आप जान जाएंगे। अकुह विसर्जनीय, उस सूत्र से ये जो है कंठ में हो जाएगा। अकुह विसर्जनीय आ और आ जो है वो कंठ में आ जाएंगे। आ और आ जो है स्वर वो कंठ में आ जाएंगे। ये देखिए, आ, बड़ा आ, और उसके बाद का वर्ग, और उसके बाद जो है हा, और उसके बाद जो विसर्ग आते हैं ये सभी जो है किस में आएंगे? ये कंठ में आएंगे, कंठ के अंतर्गत आएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से राजेंद्र यादव की संस्मरण कृति कौन सी है? निम्नलिखित में से राजेंद्र यादव की संस्मरण कृति कौन सी है? तो ऑप्शन है, जिनके साथ जिया, युग पुरुष, यादों की तीर्थ यात्रा, औरों के बहाने। राजेंद्र यादव जो है एक हिंदी साहित्य के प्रसिद्ध साहित्यकार आलोचक हुए। इन्होंने हिंदी साहित्य की एक प्रसिद्ध साहित्यकार मन्नू भंडारी जी के साथ जो है इनका विवाह हुआ। कब हुआ था विवाह? 1959 में हुआ था। 1961 में इनको रचना नामक एक पुत्री का जन्म हुआ। लंबे समय तक इनका रिश्ता चलता रहा, लेकिन जीवन के अंतिम पड़ाव में लगभग जब ये थे तो इनका तलाक हो गया। ये तलाक हिंदी साहित्य जगत के लिए एक जो है विशेष चर्चा का विषय बना रहा। तो उन्हीं राजेंद्र यादव की संस्मरण कृति पूछी गई है इसमें। तो इनकी संस्मरण कृति कौन सी है ये आपको बताना है। इसका आंसर हो जाएगा औरों के बहाने। औरों के बहाने। औरों के बहाने। और ये देखिए, इनके इसके साथ साथ हम ये बता दें, जिनके साथ जिया, जिनके साथ जिया ये जो है अमृतलाल नागर का है। ये अमृतलाल नागर का। और यादों की तीर्थ यात्रा जो है ये विष्णु प्रभाकर का है। यादों की तीर्थ यात्रा
ये विष्णु प्रभाकर का है, ठीक है। ये भी जो है संस्मरण कृतियाँ ही हैं। और ये राजेंद्र यादव की संस्मरण कृति जो है ये है औरों के बहाने, ठीक है। इनका विवाह कब हुआ था? 1959 में। किसके साथ हुआ था? मन्नू भंडारी के साथ में, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, हिंदी साहित्य के इतिहास में आदिकाल के लिए आधार काल नाम किसने दिया? हिंदी साहित्य में आदिकाल के लिए आधार काल नाम किसने दिया? अच्छा क्वेश्चन है। आदिकाल के लिए आधार काल नाम किसने दिया? रमाशंकर शुक्ल रसाल ने दिया, श्याम सुंदर दास ने दिया, चंदन शर्मा गुलेरी ने दिया, या मोहन अवस्थी ने दिया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, आदिकाल को आधार काल जो है वो मोहन अवस्थी कहते हैं। कौन कहते हैं? मोहन अवस्थी कहते हैं। आदिकाल को आधार काल की संज्ञा डॉक्टर मोहन अवस्थी कहते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। राम काव्य धारा से संबंधित कृति राम ध्यान मंजरी इनमें से किसकी है? राम काव्य धारा से संबंधित कृति राम ध्यान मंजरी इनमें से किसकी रचना है? ये आपको बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा, ये जो देखिए राम ध्यान मंजरी है, ये राम काव्य से संबंधित रचना है, ये अग्रदास की है। इसका आंसर जो है अग्रदास हो जाएगा। राम ध्यान मंजरी रचना जो है वो अग्रदास की है। किसकी है? राम ध्यान मंजरी अग्रदास की है। अगला क्वेश्चन है, सार सुधा निधि पत्र के संपादक। सार सुधा निधि पत्र के संपादक, सार सुधा निधि पत्र के संपादक कौन हैं? ये आपको बताना है। तो सार सुधा निधि पत्र के संपादक जो है वो सदानंद मिश्र हैं। कौन है? सदानंद मिश्र। इस पत्र का प्रकाशन जो है वो 13 अप्रैल 1879 से शुरू हुआ। 13 अप्रैल 1879 से इस पत्र का संपादन शुरू हुआ और इस पत्र के संयुक्त संपादक जो थे पंडित दुर्गा प्रसाद, गोविंद नारायण और शंभुनाथ थे। दुर्गा प्रसाद, गोविंद नारायण और शंभुनाथ थे। दुर्गा प्रसाद, गोविंद नारायण और शंभुनाथ थे। सार सुधा निधि पत्र के संपादक कौन थे? दुर्गा प्रसाद, गोविंद नारायण और शंभुनाथ थे, ठीक है। सार सुधा निधि के पत्र संपादक याद रखेंगे आप। इसका जो है प्रकाशन कब से प्रारंभ हुआ था? अभी हमने आपको बताया था, क्या आपको याद है? ये 1879 से इसका संपादन शुरू हुआ था। अगला क्वेश्चन देखिए, शब्दार्थो ते शरीरम रसात्मा यह कथन इनमें से किसका है? शब्दार्थो ते शरीरम रसात्मा यह क्वेश्चन किसका है? ये क्वेश्चन किसका है? ये क्वेश्चन जो है किसका है ये पूछा जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा राजशेखर। बी वाला आंसर सही हो जाएगा इसमें। शब्दार्थो ते शरीरम रसात्मा यह कथन जो है राजशेखर का है। अगला क्वेश्चन देखिए, श्रीलाल शुक्ल के अति प्रसिद्ध उपन्यास राग दरबारी में किस गांव का चित्रण है? राग दरबारी श्रीलाल शुक्ल का चर्चित उपन्यास, इसमें जो है किस गांव को केंद्र में रख करके इसकी विषय वस्तु को लिखा गया है, ये आपको बताना है। तो ये जो है इसमें शिवपालगंज को केंद्र में रख करके इसकी कथा को लिखा गया है। जो ये अब अगला क्वेश्चन इसमें देखिए, एक ऑप्शन है मेरीगंज। मेरीगंज में जो है मैला आंचल में जो है मेरीगंज गांव का चित्रण हुआ है, ये भी पूछ सकता है आपसे। मेरीगंज में मैला आंचल का है। और राही मासूम रजा के उपन्यास जो है आधा गांव में गंगौली का चित्रण है। गंगौली जो है राही मासूम रजा का ये उपन्यास है। ये राही मासूम रजा का उपन्यास जो है वो कौन सा है? आधा गांव में जो है गंगौली गांव का चित्रण हुआ है। मैला आंचल कब लिखा गया था ये कोई पूछ ले तो 1954 आप बताएंगे। और ये रचना किसकी है तो ये आप बताएंगे फणीश्वर नाथ रेणु। और ये मीरगंज जो है ये मेरे समझ में, मेरे याद में तो नहीं है कि इसमें किसी उपन्यास में इस गांव की चर्चा हुई है। मेरीगंज है, शिवपालगंज है, गंगौली, ये तीनों गांव को आप जान चुके हैं किन किन उपन्यासों में इनकी जो है
इन गांव को केंद्र में रख करके उसकी विषय वस्तु की रचना की गई है। शिवपालगंज मैला आंचल में हो जाएगा, गंगौली जो है आधा गांव में हो जाएगा, और मेरीगंज मैला आंचल में हो जाएगा, और शिवपालगंज जो है राग दरबारी में हो जाएगा। ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा काव्य संग्रह नागार्जुन का नहीं है? कौन सा काव्य संग्रह नागार्जुन का नहीं है? 57 नंबर क्वेश्चन है। तो ये देखिए, हम आपको बता दें, देखिए युग धारा इन्हीं की है, प्यासी पथराई आंखें इन्हीं की है, तुमने कहा था इन्हीं की है, ये तीनों इन्हीं की है। ठीक है। और युग की गंगा, अगर युग की गंगा ये पूछा जाएगा तो ये जो है केदारनाथ अग्रवाल की है। केदारनाथ अग्रवाल की ये रचना है, और यह इनका पहला काव्य संग्रह है। कौन सा? युग गंगा। कब प्रकाशित हुआ था? 1947 में। युग गंगा केदारनाथ अग्रवाल का है, ये नागार्जुन का नहीं है। नागार्जुन का 3 है, युग धारा, प्यासी पथराई आंखें, तुमने कहा था। ये दोनों एक जैसे नाम वाले हैं तो बहुत पूछता है। युग गंगा, युग धारा, ये दोनों क्वेश्चन पूछते हैं, तो आप याद रखेंगे। युग की गंगा पूछा जाएगा अगर, तो आप बताएंगे जो है केदारनाथ अग्रवाल, और युग धारा अगर पूछा जाएगा तो आप बताएंगे नागार्जुन। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, गंगा हिमालय से निकलती है, इस काव्य का संस्कृत में सही अनुवाद क्या होगा? गंगा हिमालय से निकलती है, आप देखिए गंगा हिमालयात प्रभवती, इसमें देखिए अलग हो रही है तो अपादान कारक होगा, इसमें अलग हो रही है तो अपादान कारक होगा, और अपादान में पंचमी विभक्ति लगती है, तो पंचमी विभक्ति इसमें कौन सी लगी है, किसमें लगी है, किस ऑप्शन में, ये पूछा जाए तो ये जो है पहला ऑप्शन हो जाएगा, गंगा हिमालयात प्रभवती। गंगा हिमालय से निकलती है, इस वाक्य का संस्कृत में सही अनुवाद जो है यही होगा, पहला ऑप्शन। ठीक है। गंगा हिमालयात प्रभवती, पंचमी विभक्ति है, अपादान कारक है, जहाँ अलगाव या बिछड़ाव हो वहाँ अपादान कारक होता है, तो पंचमी विभक्ति का प्रयोग जो है वो पहले ऑप्शन में हुआ है। निम्नलिखित में से लेखक और यात्रा साहित्य से संबंधित उनकी कृति का एक युग्म गलत है, वह कौन सा है? 3 सही हैं, 1 गलत है, ये आपको बताना है। तो ये जो है देखिए, यात्रा साहित्य के बारे में पूछा गया है, तो निर्मल वर्मा चीणों पर चांदनी, अज्ञे एक बूंद सहसा उछली, धर्मवीर भारती किन्नर देश में, रामचंद्र शुक्ल चिंतामणि। ये देखिए रामचंद्र शुक्ल जो है ये चिंतामणि 4 भागों में प्रकाशित हुआ है। चिंतामणि जो है 4 भागों में प्रकाशित हुआ है, ये रामचंद्र शुक्ल का निबंध संग्रह है। और क्वेश्चन में पूछा क्या गया है? क्वेश्चन में पूछा गया है कि कौन सा यात्रा साहित्य है, तो ये यात्रा साहित्य नहीं है, ये निबंध साहित्य है। चिड़ों पर चांदनी जो है वो यात्रा साहित्य है, एक बूंद सहसा उछली ये भी यात्रा साहित्य है, किन्नर देश में धर्मवीर भारती का यात्रा साहित्य है, तो इसमें यही वाला ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। कौन सा? रामचंद्र शुक्ल चिंतामणि। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, यशोदा शब्द में कौन सी संधि है? यशोदा शब्द में कौन सी संधि है? तो यशोदा शब्द में हो जाएगा विसर्ग संधि। यशोदा शब्द में हो जाएगा जो है विसर्ग संधि। अच्छा, अगर इसका संधि विच्छेद पूछ ले कहीं तो आप क्या बताएंगे? तो इसका संधि विच्छेद आप देख लीजिए, यशः धन द, इसका संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? यशः धन द, ये दोनों मिला के जो हो जाएगा यशोदा। यशोदा शब्द में संधि कौन सी संधि है? तो आप विसर्ग संधि बताएंगे, यशः धन द, उसका जो है संधि विच्छेद हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, इनमें से व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है, इनमें से व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है इसमें से। इसमें देखिए त्रिपिटक एक ग्रंथ का नाम है, भारत एक देश का नाम है, लेखक एक समूह का नाम है। लेखक के रूप में हम महादेवी वर्मा को भी कह सकते हैं, रामचंद्र शुक्ल को भी कह सकते हैं, धर्मवीर भारती भी कह सकते हैं, हरिशंकर प्रसाद कहते हैं। लेखक में कई लोग शामिल हो जाएंगे, तो ये एक जाति हो गई लेखकों की, ये व्यक्ति विशेष की संज्ञा नहीं है इसमें, तो इसलिए जो है ये व्यक्तिवाचक संज्ञा जो है नहीं है, बल्कि ये जातिवाचक संज्ञा है, ये जातिवाचक संज्ञा है। ठीक है।
ये जातिवाचक संज्ञा है। बाकी सभी व्यक्तिवाचक संज्ञा, त्रिपिटक, भारत और गंगा जो है ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है। लेखक जातिवाचक संज्ञा है। ठीक है। रीतकालीन कवि मतीराम द्वारा लिखित ग्रंथ ललित ललाम क्या है? ललित ललाम में किस चीज़ का वर्णन किया गया है? सबसे पहले एक क्वेश्चन तो यहाँ यह ध्यान रखने वाला है कि मतीराम ने जो ललित ललाम ग्रंथ है वो किसकी रचना है? तो ये मतीराम का है। ये चीज़ यहाँ ध्यान रखने वाली चीज़ ये है। अब उसकी विषय वस्तु क्या है ये आप देख लीजिए। तो ये जो है एक अलंकार ग्रंथ है। ललित ललाम जो है वो एक अलंकार ग्रंथ है। ललित ललाम ये एक अलंकार ग्रंथ है। अलंकार ग्रंथ है, या ध्यान रखेंगे आप। पहले पूछा जाएगा अगर ललित ललाम किसकी रचना है तो आप मतीराम बता देंगे। अगर पूछा जाएगा कि ललित ललाम में किस चीज़ का वर्णन किया गया है तो इसमें अलंकारों का वर्णन किया गया है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तुम वहन कर सको जन जन में मेरे विचार, वाणी मेरी चाहिए तुम्हें क्या अलंकार। ये पंक्ति सुमित्रानंदन पंत की किस कृति से उद्धृत है? ये पंक्ति सुमित्रानंदन के किस कृति से उद्धृत है? तो ये जो है 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। तो ये चारों ऑप्शनों में ये हो जाएगा सही, ग्राम्या। तो ये पहली बात ये है कि एक चीज़ आप बहुत से लोग ये नहीं जानते होंगे कि ग्राम्या किसकी कृति है। तो ग्राम्या जो है सुमित्रानंदन पंत की कृति है। उसी ग्राम्या की पंक्ति है ये, तुम वहन कर सको जन जन में मेरे विचार, वाणी मेरी चाहिए तुम्हें क्या अलंकार। ये उसी ग्राम्या की पंक्ति है और ग्राम्या लिखा है किसने? सुमित्रानंदन पंत ने। अगला क्वेश्चन आ जाएगा हमारा, क्या है ये देखिए आप। दुर्गा एकांकी नाटक के रचनाकार कौन है? दुर्गा एकांकी नाटक के रचनाकार कौन है? तो दुर्गा एकांकी नाटक के रचनाकार कौन है? तो इसके रचनाकार हैं उदय शंकर भट्ट। कौन है? उदय शंकर भट्ट। दुर्गा एकांकी नाटक के रचनाकार कौन है? उदय शंकर भट्ट। उदय शंकर भट्ट। ठीक है। सागर मुद्रा, सागर मुद्रा इनमें से किसकी कृति है? सागर मुद्रा इनमें से किसकी कृति है? तो आप बताना है। 4 ऑप्शन आपके पास हैं। शमशेर बहादुर सिंह, दुर्गा एकांकी हम लोग देख चुके हैं। 65 नंबर क्वेश्चन हमको देखना है। सागर मुद्रा किसकी रचना है ये आपको बताना है। तो सागर मुद्रा जो है ये सच्चिदानंद हीरानंद वात्सायन अज्ञेय की रचना है। सागर मुद्रा जो है इनकी रचना है किसकी? अज्ञेय की। अज्ञेय के बारे में अगर बात की जाए तो ये जो है प्रयोगवाद के प्रवर्तक थे। ये प्रयोगवाद के प्रवर्तक थे। इन्होंने निबंध, उपन्यास, आलोचना सारी विधाओं में अपनी लेखनी चलाई। और इनका जन्म की बात की जाए तो इनका जन्म जो है 1911 ईस्वी में कहाँ हुआ था? कस्या में। कस्या जो है जिस समय इनका जन्म हुआ था उस समय देवरिया में पड़ता था। इस समय जो है ये कुशीनगर ज़िले में पड़ता है। उस समय कुशीनगर ज़िले का निर्माण नहीं हुआ था तो कुशीनगर ज़िले में नहीं पड़ता था, उस समय देवरिया में पड़ता था। इस समय जो है अब कुशीनगर में पड़ता है ये। इनका जो है मृत्यु 1987 ईस्वी में हुई थी। 1911 में जन्म हुआ था कुशीनगर कस्या में और मृत्यु 1987 में हो गई थी। ये चीज़ें आप याद रखेंगे सच्चिदानंद हीरानंद वात्सायन अज्ञेय जी के बारे में। और सागर मुद्रा जो है किसकी कृति है ये पूछा जाएगा तो ये भी आप याद रखेंगे किसकी है? सच्चिदानंद हीरानंद वात्सायन अज्ञेय की। अगला क्वेश्चन देख लीजिए आप। मुख्यार्थ बाधे तद्योगु ऋणतोऽथ प्रयोजनात् अन्योर्थो लक्ष्यते यत्स लक्षणारोपिता क्रिया। ये किसकी रचना है? ये किसकी रचना है? तो ये रचना है जो है आचार्य मम्मट की। ये जो है ये किस कथन का आचार्य है? तो ये जो है आचार्य मम्मट का जो ग्रंथ है उसमें से इसको लिया गया है। मुख्यार्थ बाधे तद्योगो ऋणतोऽथ प्रयोजनात् अन्य अर्थो लक्ष्यते यत्सा लक्षणारोपिता क्रिया। ये जो है आचार्य मम्मट का है। अगला क्वेश्चन देखिए। कृषक क्रंदन इनमें से किसकी काव्य कृति है? कृषक क्रंदन इनमें से किसकी काव्य कृति है ये आपको बताना है। तो कृषक क्रंदन जो है
पहली बात ये काव्य कृति है, एक चीज़ आप ये ध्यान रखेंगे, ये किस विधा की रचना है, काव्य विधा की रचना है। और इसको लिखा किसने है, कृषक कंदन को लिखा है गया प्रसाद शुक्ल स्नेही ने, गया प्रसाद शुक्ल स्नेही ने। स्नेही जो है इनका उपनाम था। पूछ लेगा स्नेही जो है किसका उपनाम है, पूछ लेगा स्नेही किसका उपनाम है, तो आप बताएंगे गया प्रसाद शुक्ल स्नेही। स्नेही उपनाम जो है वो गया प्रसाद शुक्ल का है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। मुट्ठी गरम करना मुहावरे का सही अर्थ क्या है। मुट्ठी गरम करना मुहावरे का सही अर्थ क्या है, तो मुट्ठी गरम करना जो है घूस देना। मुट्ठी गरम करना मुहावरे का सही अर्थ क्या है, घूस देना। महाकवि कालिदास विरचित कुमार संभव में इनमें से किस रस की प्रमुखता है। कुमार संभव में जो है किस रस की प्रमुखता है, ये आपको बताना है। वीर रस, रौद्र रस, करुण रस, श्रृंगार रस, ये आपको बताना है कुमार संभव में किस रस की प्रधानता है। तो कुमार संभव में जो है वो वीर रस की प्रधानता है। महाकवि कालिदास ने जो कुमार संभव लिखा है उसमें वीर रस की प्रधानता है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित उपन्यासों को उनके लेखकों के साथ सुमेल कीजिए और कूट में सही उत्तर वाले विकल्प का चयन कीजिए। तो कूट तो यहाँ शामिल नहीं है, लेकिन आपको ऐसे मिलान करना है कि इसमें से जो है कौन सा सही होगा, इसमें से कौन सा सही होगा। ठीक है, इसमें से कौन सा सही होगा, ये देखिए इसमें से जो है कौन सा सही है ये आपको बताना है। तो मैला आंचल अभी हमने आपको बताया था, अगर आपने पूर्व में ना पढ़ा हो कभी तो मैला आंचल उपन्यास जो है हमने आपको बताया था। ये जो है 1954 में लिखा गया मैला आंचल उपन्यास, ये मिल जाएगा इसमें, फणीश्वरनाथ रेणु का है। दूसरा जो है यह पथ बंधु था, इसका जो है ऑप्शन हो जाएगा बी वाले का पहला, नरेश मेहता का है ये। और उसके बाद जो है गली आगे मूर्ति है, ये शिव प्रसाद सिंह का है। गली आगे मूर्ति है, ये शिव प्रसाद सिंह का है। और लोक ऋण हो जाएगा ये विवेकी राय का। तो ध्यान देंगे, मैला आंचल फणीश्वरनाथ रेणु का, यह पथबंधु था श्री नरेश मेहता का। गली आगे मूर्ति है शिव प्रसाद सिंह का, लोक ऋण जो है विवेकी राय का हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आप देखिए, क्वेश्चन नंबर 71। निम्नलिखित दो कथनों में एक स्थापना ए और दूसरा तर्क आर है। कोड में दिए गए विकल्पों में विकल्प का चयन कीजिए। भारत का नाट्य शास्त्र विविध ललित कलाओं का एकत्र सम्मेलन है। भारत का नाट्य शास्त्र विविध ललित कलाओं का एकत्र सम्मेलन है, क्योंकि यह ग्रंथ भाषण शास्त्र, अलंकार शास्त्र तथा नाट्य शास्त्र कई दृष्टियों से महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो इसका जो है बताना है ए सही है, आर गलत है, ए गलत है, आर सही है, ए और आर दोनों सही है, ए और आर दोनों गलत है। तो इसमें जो है डी वाला इसका ऑप्शन सही हो जाएगा, इसका ऑप्शन डी वाला सही हो जाएगा, ए और आर दोनों गलत हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 72 हम लोगों को देखना है। अब इनमें से भाववाचक संज्ञा कौन सी है, भाववाचक संज्ञा कौन सी है। अमीर, गरीब, भिक्षुक, अमीरी, भाववाचक संज्ञा बताना है। आसान सा क्वेश्चन है ये। अमीर में कोई भाव झलक रहा है क्या, अमीर में कोई भाव झलक रहा है, नहीं। गरीब में कोई भाव झलक रहा है, नहीं। भिक्षुक में कोई भाव झलक रहा है, नहीं। अमीरी ये भाववाचक संज्ञा है, ये अमीरी जो है भाववाचक संज्ञा है, तो उसका सही विकल्प हो जाएगा डी वाला। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए 73 नंबर। निम्नलिखित में से किस शब्द में तद्धित प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। निम्नलिखित में से किस शब्द में तद्धित प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। तो इसमें जो है वासुदेव शब्द में पूज्य 4 विकल्प है, करणी है, पाठक है, वासुदेव है। तो इसमें जो है वासुदेव शब्द में तद्धित प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। किस शब्द में तद्धित प्रत्यय का प्रयोग हुआ है पूछा जाएगा, तो वासुदेव में तद्धित प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रयोगवाद हिंदी में
बैठे ठाले का धंधा बनकर आया। प्रयोक्ताओं के पास ना तो काव्य संबंधी कोई था, ना किसी प्रकार की कथनीय वस्तु थी। यह कथन इनमें से किसका है? फिर से एक बार देख लीजिए। प्रयोगवाद हिंदी में बैठे ठाले का धंधा, इस चीज़ को आप नोट कर लीजिए, इसी को आप इतना जान लीजिए कि मेन बिंदु है इस क्वेश्चन का। इसको आप मेन लाइन, मेन शब्द मान करके चलिए। बैठे ठाले का धंधा बनकर आया था। प्रयोक्ताओं के पास ना तो काव्य संबंधी कोई था और ना ही किसी प्रकार की कथनीय वस्तु थी। इनमें से किसकी कृति है ये? इनमें से किसकी कृति है ये? नंद दुलारे वाजपेयी की है ये। नंद दुलारे वाजपेयी की है। ठीक है। यह प्रेम को पंथ कराल महा तरवार की धार पे धावनो है। यह प्रेम के पंथ कराल महा तरवार की धार पे धावनो है। ये किसकी पंक्ति है? ये जो है पंक्ति है बोधा की। किसकी पंक्ति है? बोधा की। यह प्रेम को पंथ कराल महा तरवार की धार पे धावनो है। अगला क्वेश्चन देखिए। मम्मट के सामने साहित्य दर्पण लिखा गया है, मेल करना है। विश्वनाथ के सामने चंद्रलोक लिखा गया है। जयदेव के सामने काव्य प्रकाश लिया है। दंडी के सामने काव्य दर्श लिखा गया है। ये जगह की कमी की वजह से जो है इसके कूट को नहीं लिखा गया है। अब जो है जब बनाया जाएगा तो, लेकिन आप इसको मिलान कर दीजिए, ऐसे ही इसको आप मिलान कर दीजिए। मम्मट ने क्या लिखा था? मम्मट ने लिखा था काव्य प्रकाश। ठीक है। विश्वनाथ ने क्या लिखा? विश्वनाथ लिख देते हैं साहित्य दर्पण को। जयदेव ने क्या लिखा? जयदेव लिख देते हैं चंद्रालोक को। और दंडी क्या लिखते हैं? दंडी लिख देते हैं काव्यादर्श को। मम्मट काव्य प्रकाश लिख देते हैं, विश्वनाथ साहित्य दर्पण लिखते हैं, जयदेव जो है लिख देते हैं चंद्रालोक को, दंडी लिखते हैं काव्यादर्श को। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से पूर्वी हिंदी की बोली नहीं है। निम्नलिखित में से पूर्वी हिंदी की बोली नहीं है। पूर्वी हिंदी में कौन कौन सी आती है, कौन कौन सी आती है? जब आप ये जानते रहेंगे तो आप जो है ये भी जान जाएंगे। तो अवधी पूर्वी हिंदी की बोली नहीं। बघेली, ब्रजभाषा, छत्तीसगढ़ी, ये आपको बताना है। तो जो है ब्रजभाषा, ये जो है पूर्वी हिंदी की बोली नहीं है, ये पश्चिमी हिंदी की भाषा है। ब्रजभाषा किधर बोली जाती है? ब्रजभाषा बोली जाती है मथुरा आगरा की तरफ। मथुरा आगरा की तरफ, ये पश्चिम में है। तो ये पश्चिमी हिंदी की बोली है ये। तो ये देख लीजिए पश्चिमी हिंदी की बोली कौन कौन सी है? अवधी, बघेली, ये छत्तीसगढ़ी, ये जो दोनों, ये तीनों दिया गया है। ये जो है ये पश्चिमी हिंदी की बोली है। अवधी, बघेली पूर्वी हिंदी की बोली नहीं है। ये जो है देखिए अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी, ये पूर्वी हिंदी की है। ये जो है ये पूर्वी हिंदी की है। ब्रजभाषा जो है ये पश्चिमी हिंदी की है। छत्तीसगढ़ी भी किसकी हो जाएगी? पूर्वी हिंदी की। अगर यहीं पे ये देखिए बघेली जो है ये पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आ जाएगी। अगर बुंदेली पूछ लेता है, बुंदेली, इसी में दोनों कंफ्यूज करता है। बुंदेली अगर पूछ लेगा तो आप बताएंगे कौन सी? पश्चिमी हिंदी बताएंगे तब आप। बुंदेली पश्चिमी हिंदी, बघेली जो है वो पूर्वी हिंदी में आ जाएगा। अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी ये पूर्वी हिंदी। ब्रजभाषा जो है वो पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आती है, ये पूर्वी हिंदी की बोली नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा इसमें। यौगिक शब्दों की रचना के आधार क्या हैं? यौगिक शब्दों के रचना के आधार कौन है? तो यौगिक शब्दों के रचना के आधार कौन है? यानी कि यौगिक शब्द मतलब जो मिल करके बने किसी से। तो मिल करके शब्द कौन कौन से बनाते हैं? मिल करके आपके शब्द बनाएंगे, उपसर्ग बनाएंगे, प्रत्यय बनाएंगे, संधि भी मिल के बनता है और समास भी मिल के ही बनता है। तो ये चारों सही हो जाएंगे, उपसर्ग, प्रत्यय, संधि और समास यौगिक शब्दों की रचना के आधार हैं। उपसर्ग, प्रत्यय, संधि और समास। एक भाषा के अंतर्गत जब कई अलग अलग रूप विकसित हो जाते हैं तो उन्हें हम बोली कहते हैं। यह बोली की परिभाषा किस विद्वान ने दी है? यह बोली की परिभाषा किस विद्वान ने दी है? अगर आपने नहीं पढ़ा हो इसको तो एक बार फिर से देख लीजिए। एक भाषा के अंतर्गत जब कई अलग अलग रूप विकसित हो जाते हैं
तो उन्हें बोली कहते हैं। यह कथन जो है यानी कि बोली की यह परिभाषा कौन देते हैं, तो ये भोलानाथ तिवारी देते हैं। कौन देते हैं? ये भोलानाथ तिवारी। ठीक है, भोलानाथ तिवारी का ये कथन है। अगला क्वेश्चन देखिए, विशाल भारत पत्र कहाँ से प्रकाशित हुआ? विशाल भारत पत्र कहाँ से प्रकाशित हुआ? तो विशाल भारत पत्र जो है 1928 में कलकत्ता से प्रकाशित हुआ था। इसके संस्थापक जो थे कौन थे? वो रामानंद चट्टोपाध्याय। और इसके संस्थापक अगर पूछा जाएगा तो आप बताएंगे रामानंद चट्टोपाध्याय। और बनारसी दास इसके संपादक थे। और बनारसी दास इसका संपादन जो है 1928 से 1937 तक इसका संपादन करते हैं। इसके बाद इस पत्र के संपादन में आगे मोहन सिंह सिंगर, श्री राम शर्मा, जिन्होंने जो है पशु साहित्य पे भी बहुत लिखा, यानी कि जानवरों के ऊपर रचनाएं बहुत लिखी श्री राम शर्मा ने, तो ये सब भी विशाल भारत के संपादकों में रहे। लेकिन अगर ये पूछा जाए कहाँ से प्रकाशित होता है, 1928 में ये जो है कलकत्ता से प्रकाशित होता है। ये चीज़ आप याद रखेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। सगुन अलंकरण सहित दोष रहित जो होय, शब्द अर्थवारो कवित विबुध कहत सब कोई। ये किसकी पंक्तियां हैं? सगुन अलंकारण सहित दोष रहित जो होय, शब्द अर्थवारो कवित विबुध कहत सब कोई। ये पंक्तियां जो हैं आचार्य चिंतामणि की हैं। किसकी हैं? आचार्य चिंतामणि की हैं। ठीक है, ये पंक्तियां आचार्य चिंतामणि की हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित शब्द रूपों उनकी विभक्तियों को सुमेलित कर दिए गए कूट से सही विकल्प का चयन कीजिए। कूट वाला प्रश्न आ गया है इसमें। देखिए, इसमें से आप किसकी विभक्ति जान रहे हैं? 1-2 की विभक्ति मिलाइए, बाकी प्रश्न उसके बाद से आसान हो जाते हैं। तो इसमें जो है आत्मनि पहला दिया है, तो आत्मनि जो है, अगर आप आत्मा का रूप जानते होंगे तो आप ये आसानी से पकड़ लेंगे कि आत्मनि जो शब्द है वो सप्तमी एक वचन का है। आत्मनि जो है सप्तमी एक वचन का है। सर्वस्मय जो है ये चतुर्थी एक वचन का है। युष्मत जो है ये पंचमी बहुवचन का है। और अस्माभि तृतीया बहुवचन का है। इसी कोई ट्रिक नहीं है, इसके लिए आपको जो है रूपों को याद करना होगा, तभी आप ये प्रश्न जो है सही कर पाएंगे, अन्यथा की दशा में ये गलत हो जाएंगे। आप जो है ये प्रश्न जो देख रहे हैं ये GIC, ये जो है ये प्रश्न GIC गवर्नमेंट इंटर कॉलेज में जो 2021 की भर्ती परीक्षा हुई थी उसी का हूबहू प्रश्न पत्र है। उसी के प्रश्न पत्रों को आप देख रहे हैं। आगे भी ऐसे प्रश्न पत्रों को देखना है आपको तो इस चैनल से अवश्य जुड़ जाएं। इसी प्रकार के अच्छे प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, महादेवी वर्मा के काव्य संग्रह की कविताएं वैदिक संस्कृत के विभिन्न काव्यांशों पर आधारित हैं। ये आपको बताना है। महादेवी वर्मा के काव्य संग्रह कविताएं वैदिक संस्कृत के, यानी कि किस काव्य संग्रह में वैदिक संस्कृत के विभिन्न काव्यांश जो है वर्णन किया गया है। वैदिक संस्कृत के विषय वस्तु पे आधारित कौन सा इनका काव्य संग्रह है, ये आपको बताना है। तो ये सप्तपाणा काव्य संग्रह है। ये महादेवी वर्मा का सप्तपाणा काव्य संग्रह वैदिक संस्कृत के विभिन्न काव्यांशों पर आधारित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, गोरख जगायो जोग भगति भगायो लोग, इनमें से किसकी कृति है? गोरख जगायो जोग भगति भगायो लोग, ये किसकी कृति है? ये जो है कृति तुलसीदास की है। ये कृति तुलसीदास की है। किस रचना की है? तुलसीदास की। गोरख जगायो जोग भगत भगायो लोग, ये तुलसीदास की कृति है। ये कवितावली से है। कहाँ से है? कवितावली से है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, रामचंद्र शुक्ल का
साहित्योइतिहास ग्रंथ हिंदी साहित्य का इतिहास नागरी प्रचारणी सभा से प्रकाशित हिंदी शब्द सागर की भूमिका में किस शीर्षक से लिखा गया था, ये आपको बताना है। बहुत आसान सा क्वेश्चन है, कई बार ये परीक्षाओं में पूछा जा चुका है, तो ये पूछा जाएगा अगर आपसे। ये रामचंद्र शुक्ल का जो हिंदी साहित्य का इतिहास है वो नागरी प्रचारणी सभा से जो प्रकाशित हिंदी शब्द सागर की भूमिका में ये किस शीर्षक से लिखा गया था, तो इसको आपको बताएंगे हिंदी साहित्य के विकास। हिंदी साहित्य के विकास के नाम से ये लिखा गया था, तो इसका आंसर जो है ये सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, इनमें से संस्कृत भाषा की दृष्टि से कौन सा शब्द समूह है। संस्कृत भाषा की दृष्टि से कौन सा शब्द समूह है। संस्कृत भाषा की दृष्टि से जो शुद्ध समूह जो हो जाएगा वो कौन सा है। शुद्ध पूंजना जो सही रूप से लिखा गया है, तो ये इसमें जो हो जाएगा, ये देखिए विद्युत, विद्युत सब में गलत है, ये विद्युत सब में गलत है, इसमें भी गलत है, इसमें भी गलत है, इसमें भी गलत है, विद्युत इसी में सही है, तो शुद्ध शब्द जो है यही हो जाएगा, विद्युत, परिषद, विद्वान और पृथक। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, पंडित का पर्यायवाची शब्द कौन सा है। पंडित का पर्यायवाची शब्द नहीं है, पंडित का पर्यायवाची शब्द नहीं है। कोविद, कोविद माने विद्वान होता ही है, तो ये पंडित में आ जाएगा। दामिनी, दामिनी माने बिजली होती है, तो इसका मतलब यही नहीं होता है, इसका माने जो है क्या होता है, बिजली। तो आगे पढ़ने की जरूरत नहीं, बुध प्राग ये है। दामिनी जो है नहीं है, तो इसका मतलब यही इसका सही आंसर हो जाएगा, दामिनी माने बिजली होता है। अगला क्वेश्चन आप देख लीजिए, अगला क्वेश्चन है 88 नंबर। निम्नलिखित में से उपन्यास और उसमें वर्णित समस्या का एक युग्म सुमेलित नहीं है, वह क्या है। जो सुमेलित नहीं है उसको बताना है। तो कर्मभूमि अछूतोद्धार की समस्या, कायाकल्प, पारलौकिक समस्या, सेवा सदन, वेश्याओं की समस्या, गबन जो है दहेज और अनमेल विवाह की समस्या। गबन जो है दहेज और अनमेल विवाह की समस्या, ये जो है निर्मला उपन्यास में दिखाया गया है। ये जो है निर्मला उपन्यास में दिखाया गया है। निर्मला जो उपन्यास है उसमें ये दिखाया गया है। गबन में नहीं दिखाया गया है। जो गबन में दिखाया गया है, गबन में जो दिखाया गया है वो स्त्री आभूषण प्रेम दिखाया गया है। स्त्री आभूषण प्रेम दिखाया गया है गबन उपन्यास में। स्त्री आभूषण प्रेम को दिखाया गया है गबन उपन्यास में, तो यही जो है गलत हो जाएगा। कर्मभूमि अछूतोद्धार की समस्या सही है, कायाकल्प में पारलौकिक समस्या सही है, सेवा सदन में वेश्याओं की समस्या, गबन में स्त्री आभूषण की समस्या है, ये गलत है। तद्भव पत्रिका के संपादक कौन है। तद्भव पत्रिका के संपादक कौन है, तो इसके तद्भव के संपादक जो है वो हो जाएंगे अखिलेश। तद्भव के संपादक हो जाएंगे अखिलेश। ये कहाँ से निकलती थी, ये लखनऊ से निकलती थी। ये पत्रिका कहाँ से निकलती थी, ये लखनऊ से निकलती थी। अगला क्वेश्चन देखिए, राजा राम मोहन राय का पत्र बंगदूत सर्वप्रथम किस सन में प्रकाशित हुआ। राजा राम मोहन राय का पत्र बंगदूत सर्वप्रथम कब प्रकाशित हुआ। सबसे पहले पूछ ले ये अगर कि राजा बंगदूत किसका पत्र है, तो ये राजा राम मोहन राय आप बताएंगे। बंगदूत राजा राम मोहन राय का पत्र है और ये किस वर्ष से प्रकाशित हुआ, तो 1829 से ये प्रकाशित हुआ था। 1829 से ये प्रकाशित हुआ था। ठीक है, अगला क्वेश्चन अब हम देखेंगे, छायावाद का व्यक्ति स्वातंत्र्य सामंती मर्यादाओं के विरुद्ध बहुत बड़ा कदम था। छायावाद संबंधी या अभिमत कथन इनमें से किस आलोचक का है। फिर से एक बार ध्यान से पढ़ लीजिए इस कथन को। छायावाद का व्यक्ति स्वातंत्र्य सामंती मर्यादाओं के विरुद्ध बहुत बड़ा कदम था। छायावाद संबंधी या अभिमत इनमें से किस आलोचक का है, तो ये जो है कथन नामवर सिंह का है। ये किसका कथन है, ये नामवर सिंह का कथन है। ठीक है, याद रखेंगे आप। इन्होंने एक ग्रंथ लिखा था जिसका नाम है, नामवर सिंह ने, इन्होंने एक ग्रंथ लिखा जिसका नाम है आधुनिक साहित्य की प्रवृत्तियाँ। आधुनिक साहित्य की प्रवृत्तियाँ, उसी से ये जो है कथन लिया गया है। आधुनिक साहित्य की प्रवृत्तियाँ, ये किसका ग्रंथ है, नामवर सिंह का ये आलोचनात्मक ग्रंथ है। ये नामवर सिंह का आलोचनात्मक ग्रंथ है।
नवगीत विधा से संबंधित काव्य कृति दर्द जहाँ नीला है के रचनाकार कौन है? नवगीत विधा से संबंधित है ये दर्द जहाँ नीला है, ये किसकी रचना है? तो इसके रचनाकार जो है वो शंभुनाथ सिंह हैं। विकल्प नंबर डी सही हो जाएगा, शंभुनाथ सिंह। विकल्प नंबर डी हो जाएगा। नवगीत विधा से संबंधित काव्य कृति दर्द जहाँ नीला है, इसके रचनाकार शंभुनाथ सिंह हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, इनमें से रेखा चित्र परक कौन सी कृति महादेवी वर्मा की नहीं है? कौन सी कृति महादेवी वर्मा की नहीं है? रेखा चित्र परक कौन सी कृति महादेवी वर्मा की नहीं है? तो ये देखिए, महादेवी वर्मा की अतीत के चलचित्र है स्मृति की रेखाएं है, मेरा परिवार है, ये बोलती प्रतिमा श्रीराम शर्मा का है। श्रीराम शर्मा का है, ये बोलती प्रतिमा जो है वो श्रीराम शर्मा का है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, अमी हलाहल मत भरे श्वेत श्याम रत्नार और जियत मरत झुक झुक परत जिह चितवत इकबार कवि रसलीन द्वारा रचित या दोहा उनकी किस कृति से लिखा गया है? किस कृति से लिया गया है ये आपको बताना है। 4 विकल्प हैं, रस प्रबोध, अंग दर्पण, रस प्रबोध और अंग दर्पण दोनों से। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा अंग दर्पण से। अम्मी हलाहल मत भरे श्वेत श्याम रत्नार जियत मरत छुक छुक परत जिह चितवत इकबार, ये जो है अंग दर्पण से लिखा गया है। किसका है? रसलीन का है। बहुत से लोग इसको बिहारी का समझते हैं, लेकिन यह है किसका? रसलीन का है। ये किसका है? रसलीन का। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, मूलन ही की जहाँ अधोगत केशव गई होम हुतासन धूम नगर एकय मलिनाई, इस काव्य पंक्ति में अलंकार कौन सा है? इस काव्य पंक्ति में अलंकार कौन सा है? इसमें अलंकार जो है, अगर अलंकारों को आपने पढ़ा है तो आप जो है आसानी से पहचान जाएंगे। इसमें है परिसंख्या अलंकार। परिसंख्या अलंकार के बारे में यदि आप ना जानते हो तो हम आपको बता दें, जहाँ किसी वस्तु का दूसरे स्थानों में निषेध कर किसी एक विशेष स्थान पर होना कहा जाए, जहाँ किसी वस्तु का दूसरे स्थान पर निषेध कर किसी एक विशेष स्थान पर होना कहा जाए, वहाँ जो है परिसंख्या अलंकार होता है। तो मूलन ही की जहाँ अधोगति केशव गई होम हुतासन धूम नगर एकय मलिनाई, तो इसमें जो है जो परिसंख्या अलंकार की विशेषता है, जो उसकी परिभाषा है, उसके अंतर्गत यह दोहा आता है। तो इसमें जो है हो जाएगा परिसंख्या अलंकार। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, मिश्र बंधुओं के पुस्तक हिंदी नवरत्न में इनमें से किस कवि को स्थान नहीं मिला है? मिश्र बंधुओं की पुस्तक हिंदी नवरत्न में इनमें से किस कवि को स्थान नहीं मिला है? मिश्र बंधुओं ने जो अपनी पुस्तक लिखी उसमें हिंदी के 9 कवियों को स्थान दिया, जिसमें से जिन्हें हिंदी नवरत्न कहा जाता है, और उन हिंदी नवरत्नों में किसको स्थान नहीं मिला है ये आपको बताना है। तो इसमें स्थान नहीं मिला है जायसी को, जायसी को स्थान नहीं मिला है। मतीराम, देव और सूर, ये जो 4 विकल्प और दिए गए हैं, मतीराम भी शामिल है, देव भी शामिल हैं और सूर भी शामिल हैं, तो यही शामिल नहीं है। कौन नहीं शामिल है? जायसी। जायसी जो है इसमें शामिल नहीं है। जायसी जो है इसमें शामिल नहीं है। किसमें? मिश्र बंधुओं के हिंदी नवरत्न में। अगला क्वेश्चन देखिए, दूत वाक्यम। दूत वाक्यम किसकी कृति है? तो दूत वाक्यम भास की कृति है। दूत वाक्यम भास का नाटक है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस शब्द में उपसर्ग नहीं लगा है? किस शब्द में उपसर्ग नहीं लगा है? तो उपसर्ग नहीं लगा है, उपसर्ग जो आगे शब्द के आगे जुड़ करके उसके अर्थ को परिवर्तित कर देता है उसको उपसर्ग कहते हैं। जो शब्द के आगे जुड़ करके उसके अर्थ को परिवर्तित कर देता है उसको उपसर्ग कहते हैं। तो दर्शन में जो है उपसर्ग नहीं लगा है, दर्शन में उपसर्ग नहीं लगा है। विकलांग श्रद्धा का दौर, अगला क्वेश्चन है, विकलांग श्रद्धा का दौर किस विधा की रचना है? विकलांग श्रद्धा का दौर किस विधा की रचना है? तो सबसे पहले हम आपको बता दें, ये जो है व्यंग है, ये व्यंग है। और व्यंग के लिए कौन प्रसिद्ध है साहित्य जगत में? व्यंग के लिए हरिशंकर परसाई से अच्छा व्यंग साहित्य में किसी ने नहीं लिखा है। तो ये जो है रचना है हरिशंकर परसाई की, व्यंग विकलांग श्रद्धा का दौर हरिशंकर परसाई की रचना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इनमें से महाकवि कालिदास के जीवन पर आधारित मोहन राकेश की कौन सी नाट्य कृति है? मोहन राकेश की कौन सी नाट्य कृति है? तो जो है ये है आषाढ़ का एक दिन। आषाढ़ का एक दिन
ये जो है मोहन राकेश 3 नाटक लिखे थे, जो तीनों नाटक विकल्प में दिए गए हैं। लहरों के राजहंस, आषाढ़ का एक दिन, आधे अधूरे भी बहुत शानदार नाटक है। लेकिन कालिदास के जीवन चरित्र पर अगर पूछा जाएगा तो आषाढ़ का एक दिन हो जाएगा। आधे अधूरे नाटक जो है पारिवारिक समस्याओं पर आधारित है, और आषाढ़ का एक दिन कालिदास के जीवन पर आधारित नाटक है। 1958 में शायद ये लिखा गया था, ये नाटक 1958 में मोहन राकेश के द्वारा। ठीक है, ये देखिए अब तक हम 100 नंबर क्वेश्चन तक देख चुके थे। अब हमारा 101 नंबर का क्वेश्चन शुरू हो रहा है। पश्चिमी हिंदी की उत्पत्ति इनमें से किस अपभ्रंश से हुई है, ये आपको बताना है। पश्चिमी हिंदी की उत्पत्ति किस अपभ्रंश से हुई है, ये आपको बताना है। तो पश्चिमी हिंदी की उत्पत्ति हुई है जो है सौर सैन्य अपभ्रंश से। किस अपभ्रंश से? सौर सैन्य अपभ्रंश से। आपको कमेंट करके बताना है कि पूर्वी हिंदी की उत्पत्ति किस अपभ्रंश से हुई है, ये आपको कमेंट करके बताना है। यदि आपने वीडियो यहाँ तक देखा है, इस प्रश्न का उत्तर आप अवश्य देंगे, हम आपसे उम्मीद कर सकते हैं। पा धातु लट लकार उत्तम पुरुष का एक वचन रूप क्या होगा? पा धातु का लट लकार जो है उत्तम पुरुष, ये डी वाला इसका ऑप्शन सही हो जाएगा। इसका ऑप्शन जो है डी वाला सही हो जाएगा। इसका रूप चलता है पिबति पिबतः पिबंति पिबस पिबतः पिबत पिबामी पिबावह पिबामा। ये जो एक वचन पिबामी पिबावह पिबामा, ये प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष के ये रूप हो गए बहुवचन। एक वचन, बहुवचन, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन, एक, दो और ये बहुवचन के रूप हो गए। पिबामी पिबावा पिबामा, ये हो गया। तो अगला क्वेश्चन है, जीवनी साहित्य से संबंधित कृति आवारा मसीहा इनमें से किस रचनाकार के जीवन पर आधारित है? आवारा मसीहा किसकी जीवनी पर आधारित है, किसके जीवन पर आधारित है? तो ये जो है शरत चंद्र के जीवन पर आधारित है। ये जो है शरत चंद्र के जीवन पर आधारित है। इसको लिखा किसने है? इसको लिखा है विष्णु प्रभाकर ने, विष्णु प्रभाकर ने। और ये हिंदी साहित्य की एक सबसे प्रसिद्ध और सबसे चर्चित जीवनियों में से एक है, जिसको विष्णु प्रभाकर जी ने 14 वर्षों के अथक परिश्रम और शोध और खोजबीन करने के बाद इसको लिखा था। 14 वर्षों के संकलन के बाद, इनके बारे में जानकारी के बाद जो है ये लिखा था। आवारा मसीहा विष्णु प्रभाकर की है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आप देखिए। अगला क्वेश्चन क्या है? भारत के रससूत्र में निहित सुयोग का अर्थ है भोज्य भोजक भाव तथा निष्पत्ति का अर्थ भुक्ति आस्वाद की स्थापना किस व्याख्याकार ने की है? ये किस व्याख्याकार ने की है? तो ये जो है की है भट्टनायक ने। किसने की है? भट्टनायक ने। भट्टनायक का ऑप्शन है चौथा। भारत के रससूत्र में निहित सुयोग का अर्थ है भोज्य भोजक संबंध, अर्थात भुक्तिवाद जिसको हम कहते हैं, भुक्ति आस्वाद भुक्तिवाद संबंधित है भट्टनायक से। भट्टनायक, भाव से भुक्तिवाद। भुक्तिवाद भी अगर पूछा जाएगा तो हो जाएगा भट्टनायक। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, दलित विमर्श से संबंधित निम्नलिखित कृतियों को उनके रचनाकार से सुमेलित कीजिए। रचनाकार से ये सुमेलित करना है, तो इसमें देखिए संतप्त। संतप्त जो है ये सूरजपाल चौहान का है। संतप्त जो है ये किसका है? सूरजपाल चौहान का है। मणिकर्णिका बी वाला को जो है, मणिकर्णिका जो है ये है तुलसीराम का। मणिकर्णिका जो है, मणिकर्णिका जो है ये है तुलसीराम का। बी का जो है तीसरा हो जाएगा। और उसके बाद से जूठन ओम प्रकाश वाल्मीकि की है। ये अपने अपने पिंजरे मोहनदास नैमिषारण्य का है। ये संतप्त आप देख लीजिए सूरजपाल चौहान की आत्मकथा है। मणिकर्णिका तुलसीराम की है। जूठन जो है ओम प्रकाश वाल्मीकि है, अपने अपने पिंजरे मोहनदास नैमिषारण्य का है। ये आप ध्यान देंगे। अगला क्वेश्चन है, कह न जाए का कहिए। कह न जाए का कहिए, ये आत्मकथा विधा की रचना है। कह न जाए का कहिए, ये किसकी आत्मकथा है ये आपको बताना है। तो ये जो है आत्मकथा है भगवती चरण वर्मा की। भगवती चरण वर्मा की ये आत्मकथा है, कह न जाए का कहिए। कह न जाए का कहिए जो है आत्मकथा है भगवती चरण वर्मा की। काव्येषु नाटकम रम्यम
इनमें से किस कृति के संदर्भ में ये कहा गया है? ये तो बहुत आसान सा क्वेश्चन है। विज्ञान शाकुंतलम काव्येषु नाटकम रम्यम, ये जो है अभिज्ञान शाकुंतलम के बारे में कहा गया है। यानी कि काव्यों में जो नाटक रमणीय है और नाटकों में अभिज्ञान शाकुंतलम रमणीय है, यानी कि सुंदर है, ये इसका मतलब है। अगला क्वेश्चन है, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी के किस उपन्यास को रय को आख्यान भी कहा जाता है? रय को आख्यान किस उपन्यास को कहा जाता है? तो इनके उपन्यास अनाम दास के पोथा को, ये देखिए सभी उपन्यास हजारी प्रसाद द्विवेदी के हैं। पुनर्नवा अनाम दास का पोथा, चारुचंद लेख और बाणभट्ट की आत्मकथा। लेकिन इनके जो रय को आख्यान की संज्ञा दी जाती है वो दी जाती है अनाम दास के पोथा उपन्यास को। अनाम दास के पोथा उपन्यास को रय को आख्यान की संज्ञा दी जाती है। निम्न में से सामसिक शब्द और समास के नाम का एक युग्म गलत है। कौन सा गलत है ये आपको बताना है। तो उपकृष्णम जो है सामसिक शब्द और समास का एक युग्म गलत है, वो बताना है आपको। तो इसमें जो है महादेव कर्मधारय सही है, पुष्पधनवा में बहुव्रीहि सही है, और उपकृष्णम तत्पुरुष शुकबकम, तो इसमें तो उपकृष्णम में जो है हमको लग रहा है कि अव्ययी भाव समास हो जाएगा। ये शुकबकम सही है, पुष्पधनवा सही है, महादेव सही है, और उपकृष्णम में जो है ये अव्ययी भाव समास हो जाएगा। उपकृष्णम में जो है अव्ययी भाव समास हो जाएगा। उपकृष्णम में अव्ययी भाव समास हो जाएगा। मदनाष्टक किसकी कृति है? मदनाष्टक जो है किसकी कृति है ये पूछा गया है। नंददास, गंग, ध्रुवदास, रहीमदास। मदनाष्टक रहीमदास की कृति है। चौथा ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। मदनाष्टक रहीमदास की कृति है। ठीक है। अयोग्य के पास अच्छी वस्तु इनमें से किस लोकोक्ति के लिए सटीक है? अयोग्य के पास अच्छी वस्तु ये किस लोकोक्ति के लिए प्रसिद्ध है? माने कोई वस्तु किसी के पास हो लेकिन वो इसको योग्य ना हो। छठी का दूध याद आना, ये तो गलत है, ये तो गलत। छठी का दूध याद आना, जिसकी लाठी उसकी भैंस, ये भी गलत है। चोबे गए छब्बे होने दूबे बनकर आए, ये भी गलत है। छछूंदर के सिर पर चमेली का तेल, यानी कि चमेली की तेल लगाने योग्य छछूंदर नहीं है, तो इसलिए अयोग्य के पास अच्छी वस्तु, इसका मेल इससे सबसे बेहतर है। तो इसका जो है सटीक अर्थ यही हो जाएगा, छछूंदर के सिर पर चमेली का तेल। परित्यक्ता वाक्यांश के लिए सही शब्द क्या है? परित्यक्ता मतलब जो छोड़ दी गई हो, छोड़ी हुई। तो वह स्त्री जिसका पति उसको छोड़ देता है उसको कहते हैं परित्यक्ता। इसका सी नंबर से ऑप्शन सही हो जाएगा। परित्यक्ता जिसका पति उसको छोड़ देता है। वे धर्म में, अगला क्वेश्चन 113 नंबर, वे धर्म में विशिष्टाद्वैतवादी, विचारों में गांधीवादी और साहित्य में अभिधावादी हैं। ये मैथिली शरण गुप्त के विषय में ये किसने कहा है? वे धर्म में विशिष्टावादी, विचारों में गांधीवादी और साहित्य में अभिधावादी थे। मैथिली शरण गुप्त ने ये किसके बारे में कहा है? मैथिली शरण गुप्त के बारे में ये किसने कहा है? ये डॉक्टर बच्चन सिंह ने कहा है। किसने कहा है? बच्चन सिंह ने कहा है। धर्म में विशिष्टावादी, गांधी विचारों में गांधीवादी, साहित्य में अभिधावादी। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, अन्वय शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? अन्वय शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा ये बताना है। अनुधन अयः, अन्वय का संधि विच्छेद अनुधन अयः। अगला क्वेश्चन है, लक्ष्मीपुरा इनमें से किस विधा की रचना है? लक्ष्मीपुरा ये किस विधा की रचना है? सबसे पहले हम आपको ये बता दें कि लक्ष्मीपुरा जो है ये शिवदान सिंह चौहान की रचना है। ये शिवदान सिंह चौहान की रचना है। और जो है ये हिंदी का पहला रिपोर्टाज है। ये ठीक भाइयों, ये हिंदी का पहला रिपोर्टाज है। लक्ष्मीपुरा इनमें से किस विधा की रचना है? तो ये रिपोर्टाज विधा की रचना है। निम्नलिखित में से किस साहित्यकार ने कुट्टी चाटन नाम से भी कुछ निबंध लिखे हैं? कुट्टी चाटन के नाम से निबंध किसने लिखे हैं? तो कुट्टी चाटन के नाम से निबंध लिखे हैं अज्ञेय ने।
ये डी वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा। आगे का जन्म कब हुआ था? 1911 ईस्वी में। मृत्यु कब हुई थी? 1987 ईस्वी में। आंगन के पार द्वार के लिए, आंगन के पार द्वार के लिए इनको कौन सा पुरस्कार मिला, ये आपको बताना है। आंगन के पार द्वार के लिए इनको कौन सा पुरस्कार मिला, ये आपको बताना है। लड़के ने रमेश को मारा, लड़के ने रमेश को मारा, इस वाक्य में लड़के में कौन सा वचन है? एक वचन, बहुवचन, द्विवचन, एक वचन और बहुवचन दोनों। लड़के ने रमेश को मारा, इस वाक्य में लड़के में कौन सा वचन है? तो इसमें हो जाएगा एक वचन। लड़के ने, तो रचना विधा की दृष्टि से वोल्गा से गंगा, वोल्गा से गंगा ये जो है किस विधा की रचना है? किस विधा की रचना है वोल्गा से गंगा? वोल्गा से गंगा ये देखिए है राहुल सांकृत्यायन की। वोल्गा से गंगा ये राहुल सांकृत्यायन की लगभग अधिकांश लोग जानते होंगे, लेकिन अधिकांश लोग इसको ये भी बता देंगे कि ये यात्रा वृत्तांत है, लेकिन ये यात्रा वृत्तांत नहीं है, ये गलत है, क्योंकि ये जो है ये है कहानी विधा की रचना। वोल्गा से गंगा जो है कहानी विधा की रचना है। ठीक है। अचार शब्द इनमें से किस भाषा से आया है? अचार शब्द इनमें से किस भाषा से आया है? तो अचार शब्द जो है वो पुर्तगाली भाषा का शब्द है। अचार शब्द जो है पुर्तगाली भाषा का शब्द है। तो ये जो है हम लोग देख चुके हैं 40 नंबर क्वेश्चन से 120 नंबर क्वेश्चन तक। पहले के 40 जो क्वेश्चन थे वो थे जीएस के, और ये 40 से 120 क्वेश्चन हैं ये हिंदी के। ये जीआईसी 2021 के पेपर में आए हुए प्रश्न हैं, बिल्कुल हूबहू। आप इनसे इनके स्तर को देखिए। ये प्रश्न आपके आगे वाली परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण और उपयोगी सिद्ध हो सकते हैं। ऐसे ही और जो है प्रश्न पत्रों को, पूर्व के प्रश्न पत्रों को देखने के लिए इस चैनल से आप जुड़ सकते हैं। और सभी प्यारे भाइयों बहनों को इसी के साथ धन्यवाद।